हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों एवं शिक्षकों, मैं ऋषभ चंद्र शर्मा स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अभ्यास एकेडमी में। विद्यार्थियों, आज से हम शुरू करने वाले हैं क्लास 9th की साइंस का चैप्टर नंबर 8 मोशन यानी कि गति। विद्यार्थियों, इस चैप्टर में हम अपने 3 टॉपिक डिस्कस करेंगे, यानी कि 3 टॉपिक हम कवर करने वाले हैं। सबसे पहला टॉपिक है मोशन यानी कि गति, सेकंड टॉपिक है टाइप्स ऑफ मोशन यानी कि गति के प्रकार, एंड थर्ड टॉपिक है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट यानी कि दूरी एवं विस्थापन। तो बने रहिए इस वीडियो में अंत तक। और यहाँ यदि आपको हमारा पढ़ाया हुआ अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर करें। तो आइए विद्यार्थियों, समय बर्बाद ना करते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो विद्यार्थियों, इस चैप्टर में सबसे पहले हम अपना पहला टॉपिक डिस्कस करते हैं गति यानी कि मोशन। आइए विद्यार्थियों समझते हैं कि गति यानी कि मोशन किसे कहा जाता है। विद्यार्थियों, समय के सापेक्ष वस्तु की स्थिति में परिवर्तन को ही क्या कहा जाता है? गति कहा जाता है यानी कि मोशन कहा जाता है। विद्यार्थियों, इस डेफिनेशन में यह बताया गया है कि समय के सापेक्ष अगर वस्तु अपनी स्थिति में क्या कर ले, परिवर्तन कर ले, यानी कि विद रेस्पेक्ट टू टाइम अगर कोई ऑब्जेक्ट अगर कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन में क्या कर ले, चेंज कर ले, यानी कि समय के साथ वस्तु क्या कर ले, अपनी स्थिति में परिवर्तन कर ले, तो बस इसी को ही कहा जाता है कि वस्तु ने क्या कर ली है, गति कर ली है। तो हमने लिखा भी यहाँ पर ठीक इसी प्रकार है कि समय के सापेक्ष वस्तु की स्थिति में परिवर्तन को ही गति कहा जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, हमारा चलना एवं दौड़ना, हमारा साइकिल चलाना, पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूर्णन करना, ग्रहों का सूर्य की परिक्रमा करना, पक्षी का उड़ना, मछली का तैरना। तो यहाँ पर मैंने जितने भी एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, ये सारे जो एग्जाम्पल हैं वो गति के ही एग्जाम्पल हैं। यानी कि यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट दिए हुए हैं, जो वस्तुएं हैं, उनमें मोशन हुआ है, यानी कि समय के सापेक्ष उन वस्तुओं ने अपनी स्थिति में क्या किया है, परिवर्तन किया है। विद्यार्थियों, जो गति का जो अवलोकन होता है वो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष हो सकता है। यानी कि कई बार हम वस्तुओं को प्रत्यक्ष रूप से गति करते हुए देख सकते हैं और कई बार हम वस्तुओं को प्रत्यक्ष रूप से गति करते हुए नहीं देख पाते, यानी कि उनकी जो गति होती है वो अप्रत्यक्ष होती है। समझते हैं इसको। विद्यार्थियों, हम सभी जानते हैं कि पर्यावरण में जो घटनाएं होती हैं उनके हमारे पास कई बार तो प्रत्यक्ष साक्ष्य होते हैं और कई बार प्रत्यक्ष साक्ष्य होते नहीं हैं। यानी कि हमारे पास क्या मौजूद होते हैं, अप्रत्यक्ष साक्ष्य मौजूद होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर हम बात करें हवा की गति की, यानी कि हवा की गति का जो अनुमान है वो हमको कब लग पाता है, जब धूल के कण, पेड़ों की शाखाएं और पत्तियां हिलती हैं। यानी कि धूल कणों के उड़ने, पेड़ों की शाखाओं और पत्तियों के हिलने डुलने से ही हम यह पता लगा पाते हैं कि हवा चल रही है, यानी कि हवा में क्या हो रही है, गति हो रही है। ठीक है। नेक्स्ट है कि पृथ्वी की गति का अनुमान हम किस प्रकार लगाते हैं। पृथ्वी की गति का अनुमान सूर्योदय, सूर्यास्त एवं मौसम में जब परिवर्तन होता है तो विद्यार्थियों हम इससे यह पता लगा पाते हैं कि पृथ्वी में गति हो रही है। यानी कि पृथ्वी क्या कर रही है, अपने अक्ष पर घूर्णन कर रही है और अपने अक्ष पर घूर्णन करने के साथ साथ जो पृथ्वी है वो सूर्य के भी चारों तरफ क्या लगा रही है, परिक्रमा लगा रही है। लेकिन इसका जो प्रत्यक्ष साक्ष्य है वो हमारे पास मौजूद नहीं है। यानी कि हम पृथ्वी को घूर्णन करते हुए और सूर्य की परिक्रमा करते हुए नहीं देख सकते हैं। बस इसका हम अनुमान लगा सकते हैं किन चीज़ों से, सूर्योदय से, सूर्यास्त से और मौसम में परिवर्तन से। विद्यार्थियों, आप सभी जानते हैं कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूर्णन करती है तो इससे हमारी पृथ्वी पर क्या होते हैं, दिन और रात होते हैं। और पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है, एक परिक्रमा पूरी करती है, तो इससे क्या होता है, मौसम में परिवर्तन होता है। नेक्स्ट हम समझते हैं कि एक वस्तु, कोई भी जो ऑब्जेक्ट होता है, एक जो वस्तु होती है वो एक प्रेक्षक के लिए विरामावस्था में हो सकती है और किसी दूसरे प्रेक्षक के लिए वही वस्तु किस अवस्था में हो सकती है, गतिशील अवस्था में हो सकती है। विद्यार्थियों, यहाँ पर यह कहा गया है कि जो ऑब्जर्वर होता है, यानी कि जो प्रेक्षक होता है, उसको एक वस्तु गतिशील अवस्था में दिखाई दे सकती है और वही वस्तु किसी दूसरे प्रेक्षक के लिए, किसी दूसरे ऑब्जर्वर के लिए विराम अवस्था में दिखाई दे सकती है। इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझने का प्रयास करते हैं। मानकर चलें एक बस है जिसमें यात्री बैठे हुए हैं और वो बस क्या कर रही है, गति कर रही है। तो गति करते हुए बस में बैठे हुए यात्रियों को जो पेड़ पौधे होंगे, जो बस से बाहर होंगे, वो गति करते हुए दिखाई देंगे, यानी कि वो गति करेंगे पीछे की ओर।
यानी कि बस में बैठे हुए जो यात्री हैं उनको बस से बाहर जो पेड़ पौधे होंगे वो गति करते हुए प्रतीत होंगे। गति नहीं करेंगे पेड़ पौधे, लेकिन बस में बैठे हुए यात्रियों को जो वो पेड़ पौधे होंगे जो बस से बाहर होंगे वो गति करते हुए प्रतीत होंगे। कब? जब बस कर रही है गति, यानी कि बस कर रही है समय के सापेक्ष अपनी स्थिति में परिवर्तन। लेकिन सड़क किनारे जो व्यक्ति खड़ा हुआ है, सड़क किनारे जो व्यक्ति खड़ा हुआ है वही पेड़ पौधे उस व्यक्ति को किस अवस्था में महसूस होंगे? किस अवस्था में महसूस होंगे? विराम अवस्था में महसूस होंगे। तो विद्यार्थियों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जब बस गति कर रही है तो बस में बैठे हुए यात्रियों को बाहर पेड़ पौधे जो हैं वो पीछे की ओर गति करते हुए महसूस हो रहे हैं, लेकिन सड़क किनारे खड़े व्यक्ति को वही पेड़ पौधे किस अवस्था में महसूस हो रहे हैं? विराम अवस्था में महसूस हो रहे हैं। विद्यार्थियों इसको एक और अन्य एग्जाम्पल से भी हम समझ सकते हैं कि बस में बैठे हुए यात्रियों को बस में बैठे हुए अन्य यात्री जो होते हैं वो विराम अवस्था में महसूस होते हैं, ठीक है। लेकिन बाहर जो व्यक्ति खड़ा हुआ है सड़क के किनारे वो उन्हीं यात्रियों को जो बस में बैठकर यात्रा कर रहे हैं वो सारे यात्री उसको गतिशील अवस्था में प्रतीत होते हैं। तो विद्यार्थियों इस प्रकार हम इससे समझ सकते हैं कि गति किसे कहा जाता है, गति का प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष अवलोकन किस प्रकार से किया जाता है, और एक वस्तु किसी प्रेक्षक के लिए गतिशील अवस्था में हो सकती है तो किसी दूसरे प्रेक्षक के लिए वही वस्तु विराम अवस्था में भी हो सकती है। तो विद्यार्थियों अब डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ मोशन यानी कि गति के प्रकार के बारे में। तो विद्यार्थियों समझते हैं कि गति के प्रकार कितने होते हैं। पहला है सरल रेखीय गति यानी कि स्ट्रेट लाइन मोशन, दूसरा है वृत्तीय गति यानी कि सर्कुलर मोशन, तीसरा है प्रक्षेप्य गति यानी कि प्रोजेक्टाइल मोशन, चौथा है गरुड़न गति यानी कि सर्कुलर मोशन, फिफ्थ है शुद्ध स्थानांतरित गति यानी कि ट्रांसलेटरी मोशन, नेक्स्ट है लोटनी गति यानी कि रोलिंग मोशन, नेक्स्ट है दोलन या कंपन गति यानी कि वाइब्रेशन मोशन, एंड लास्ट है अनियमित गति यानी कि रैंडम मोशन। तो विद्यार्थियों ये जो गति के प्रकार मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं, टाइप्स ऑफ मोशन जो मैंने लिखे हुए हैं, इनमें से केवल हम दो टाइप को ही डिस्कस करने वाले हैं इस चैप्टर में। पहला है सरल रेखीय गति यानी कि स्ट्रेट लाइन मोशन, एंड सेकंड है वृत्तीय गति यानी कि सर्कुलर मोशन। फोर्थ पॉइंट यानी कि इसी चैप्टर के फोर्थ पॉइंट में हम दो प्रकार की गतियों के बारे में और चर्चा करेंगे, वह है एक समान गति और असमान गति यानी कि यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो विद्यार्थियों आइए समझते हैं कि सरल रेखीय गति किसे कहा जाता है। जब कोई कण यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट क्या करता है, सीधी रेखा में गति करे, यानी कि जब कोई ऑब्जेक्ट क्या करे, एक स्ट्रेट लाइन में मोशन करे, एक सीधी रेखा में गति करे, तो उस ऑब्जेक्ट या उस वस्तु की जो गति कही जाती है वो सरल रेखीय गति कही जाती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल चींटी का रस्सी पर चलना, सड़क पर वाहनों की जो गति होती है वह, और ऊपर से नीचे की तरफ गिराई गई जो वस्तु की गति होती है वह सरल रेखीय गति मानी जाती है। तो चींटी का रस्सी पर चलना, सड़क पर वाहनों की जो गति है वो, और गिराई गई वस्तु, कहाँ से गिराई गई वस्तु, ऊपर से नीचे की ओर गिराई गई वस्तु की जो गति होती है वह मानी जाती है सरल रेखीय गति। नेक्स्ट है आपका वृत्तीय गति यानी कि सर्कुलर मोशन। तो समझते हैं सर्कुलर मोशन क्या होता है। विद्यार्थियों यदि कोई कण यानी कि ऑब्जेक्ट की बात हो रही है, यदि कोई कण किसी तल में किसी प्लेन में क्या करे, इस प्रकार से गति करता है कि उसकी जो दूरी है किसी बिंदु से क्या बनी रहे, नियत बनी रहे, यानी कि उसकी जो दूरी है किसी भी बिंदु से क्या बनी रहे, परिवर्तित ना हो, नियत बनी रहे, चेंज ना हो। तो इस प्रकार की जो गति होती है किसी निश्चित बिंदु के सापेक्ष वृत्तीय गति मानी जाती है। तो विद्यार्थियों यदि कोई कण यानी कि ऑब्जेक्ट क्या करे, किसी भी तल या प्लेन में इस प्रकार से गति करता है कि उसकी जो दूरी होती है उस निश्चित बिंदु से कभी भी चेंज नहीं होती है, परिवर्तित नहीं होती है, तो इस प्रकार की जो गति मानी जाती है किसी निश्चित बिंदु के सापेक्ष वह मानी जाती है वृत्तीय गति। तो एक निश्चित बिंदु हम इस प्रकार से मान लेते हैं और इसके चारों तरफ जो गति करता है कोई ऑब्जेक्ट, तो इस प्रकार की गति मानी जाती है आपकी वृत्तीय गति यानी कि सर्कुलर मोशन। तो विद्यार्थियों हम इस दूरी की बात कर रहे हैं कि जब कोई कण या ऑब्जेक्ट किसी निश्चित बिंदु के सापेक्ष गति करता है तो ये जो दूरी होती है किसी निश्चित बिंदु से उस ऑब्जेक्ट की, ये कभी भी परिवर्तित नहीं होती है गति करने के दौरान।
तो इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू भी हम समझ सकते हैं कि ग्रहों की सूर्य के चारों तरफ जो गति होती है वह मानी जाती है आपकी वृत्तीय गति। तो विद्यार्थियों, जब ग्रह सूर्य के चारों तरफ गति करते हैं तो ग्रहों की जो सूर्य से दूरी होती है, यहाँ पर जो निश्चित बिंदु है वो सूर्य है और जो ग्रह है वो ऑब्जेक्ट है। तो ग्रह की जो सूर्य से दूरी होती है वृत्तीय गति करने के दौरान वो जो दूरी है, जो डिस्टेंस है, वो कभी भी चेंज नहीं होती है। वो क्या बनी रहती है विद्यार्थियों? वृत्तीय गति के दौरान वो नियत बनी रहती है। विद्यार्थियों, नेक्स्ट हम समझते हैं दूरी एवं विस्थापन, यानी कि डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो समझते हैं विद्यार्थियों किसे दूरी कहा जाए और किसे विस्थापन कहा जाए। किसी गतिमान वस्तु के द्वारा किसी निश्चित समय में तय किए गए जो पथ की लंबाई होती है, बस विद्यार्थियों वही कही जाती है दूरी। यानी कि किसी भी निश्चित समय में वस्तु कैसी हो, गतिशील वस्तु हो, गति कर रही हो, यानी कि गतिमान वस्तु के द्वारा, यानी कि गतिशील वस्तु के द्वारा किसी निश्चित समय में जो पथ की लंबाई उस वस्तु के द्वारा तय की जाती है, बस उसी पथ की जो लंबाई होती है वह कही जाती है उस वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी। तो विद्यार्थियों, दूरी का जो एसआई मात्रक होता है वो क्या होता है? मीटर होता है, जिसको स्मॉल m से हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो विद्यार्थियों, क्या देखा हमने कि जो किसी गतिमान वस्तु के द्वारा किसी समय में तय किए गए, किसी निश्चित समय में किसी गतिमान वस्तु के द्वारा तय किए गए जो पथ की लंबाई होती है वह दूरी यानी कि डिस्टेंस कही जाती है। और इसका जो एसआई मात्रक होता है, यानी कि एसआई यूनिट जो होती है डिस्टेंस की, वो क्या होती है? मीटर। और इसको स्मॉल m से हम रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट है विद्यार्थियों विस्थापन। तो समझते हैं विस्थापन कैसे कहते हैं। किन्हीं दो बिंदुओं, कोई भी दो बिंदु हैं, उनके बीच की जो न्यूनतम दूरी होती है, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है, बस वही कही जाती है डिस्प्लेसमेंट यानी कि विस्थापन। तो विद्यार्थियों, कोई भी दो बिंदु आप मान लीजिए, उन दो बिंदुओं के बीच की जो न्यूनतम दूरी होगी, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी, बस वही कही जाती है विस्थापन यानी कि डिस्प्लेसमेंट। विद्यार्थियों, जो विस्थापन का एसआई मात्रक होता है, जो एसआई यूनिट जो होती है, वह भी क्या होती है? मीटर। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि विस्थापन भी दूरी होती है, इसको भी हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो विद्यार्थियों, एक एग्जाम्पल के थ्रू डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ मैंने एक एग्जाम्पल के थ्रू उसको समझाने का प्रयास किया है। मानकर चलते हैं कि कोई भी वस्तु क्या कर रही है? एक सरल रेखा में गति कर रही है, यानी कि सरल रेखीय पथ पर क्या कर रही है? गति कर रही है। एक सरल रेखीय पथ पर गतिमान है। हम यह मानते हैं कि वस्तु सरल रेखीय पथ पर गतिमान है और वो बिंदु O से चलना प्रारंभ करती है। O से चलकर सबसे पहले वो A पर पहुंचती है, A के बाद चलते हुए वो B पर पहुंचती है, B से चलने के बाद वो C पर पहुंचती है और C से वापस वो किस बिंदु पर आकर रुकती है? B बिंदु पर आकर वह रुक जाती है। तो विद्यार्थियों, फिर से देखो कि O से चलना प्रारंभ करती है, O से A पर पहुंचती है, A से फिर B पर पहुंचती है, B से फिर C पर पहुंचेगी और C से वापस फिर कहाँ आकर रुकती है? B पर आकर रुकती है। तो इस स्थिति में उस वस्तु के द्वारा तय की गई जो दूरी होगी वो कितनी होगी? तय की गई दूरी कितनी होगी? 0 से लेकर 25 तक यानी कि 25, फिर 25 से लेकर 15 तक यानी कि 10। तो तय की गई कुल दूरी कितनी होगी? 25 + 10 35 मीटर। यानी कि उस वस्तु के द्वारा तय किए गए पथ की लंबाई कितनी होगी? 35 मीटर होगी, 35 मीटर। अब बात कर लेते हैं विस्थापन की कि इस स्थिति में उस वस्तु का विस्थापन कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर जो प्रारंभिक बिंदु था वो O था और अंतिम बिंदु क्या है? B है। यानी कि प्रारंभिक बिंदु O है और अंतिम बिंदु B है। तो यहाँ पर इन दो बिंदुओं के बीच की जो न्यूनतम दूरी है वह है उस वस्तु का विस्थापन। तो न्यूनतम दूरी कितनी है? 15 मीटर। तो उस वस्तु का विस्थापन कितना हो जाएगा? 15 मीटर। तो हम इस एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि जब वस्तु सरल रेखीय पथ पर गतिशील है, सरल रेखीय पथ पर गतिमान है, तो उस वस्तु के द्वारा तय किए गए पथ की जो लंबाई होती है वो उसके द्वारा चली गई दूरी होती है। यानी कि यहाँ पर 35 मीटर क्या है? दूरी। और किन्हीं दो निश्चित बिंदुओं के बीच की जो न्यूनतम दूरी होती है, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है, वह क्या होती है? आपका विस्थापन होती है, डिस्प्लेसमेंट होता है। तो यहाँ पर जो विस्थापन है वस्तु का वो क्या है? 15 मीटर है। विद्यार्थियों, इसी में ही एक छोटा सा टॉपिक है निर्देश बिंदु यानी कि ऑरिजन पॉइंट। तो समझते हैं ऑरिजन पॉइंट किसे कहा जाता है। विद्यार्थियों, मानकर चलें एक वस्तु आपकी B पर रखी हुई है, एक वस्तु आपके B पॉइंट पर रखी हुई है। तो O से B तक की दूरी क्या होगी? O से B तक की दूरी कितनी होगी? 15 मीटर। कितनी होगी? 15 मीटर। तो यहाँ पर हमने दूरी जो मेज़र की है B
की ओ से, वो किसके सापेक्ष की है, ओ के सापेक्ष की है, यानी कि ओ से बी तक की दूरी हमने मेज़र की है ओ से, ओ से बी तक की जो दूरी मेज़र की है वो ओ से की है, तो यहाँ पर जो ओ बिंदु होगा वो क्या हो जाएगा, आपका निर्देश बिंदु हो जाएगा। यानी कि जिस बिंदु से दूरी का मेजरमेंट किया जाता है वह बिंदु, वह जो पॉइंट होता है वो कहलाता है ऑरिजिन पॉइंट, यानी कि निर्देश बिंदु। अब विद्यार्थियों इस वीडियो का लास्ट टॉपिक लेते हैं और समझते हैं कि दूरी और विस्थापन में क्या अंतर होता है। तो पहला पॉइंट मैंने लिखा हुआ है परिभाषा, यानी कि डेफिनेशन को ही आप एक पहला अंतर मान सकते हैं। तो दूरी की डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी कि किसी भी वस्तु के द्वारा किसी निश्चित समय में तय किए गए पथ की लंबाई क्या मानी जाती है, आपकी दूरी मानी जाती है। और विस्थापन क्या होता है कि इन्हीं दो बिंदुओं के बीच की जो न्यूनतम दूरी होती है वह कहा जाता है विस्थापन। तो पहला अंतर तो इनकी डेफिनेशन से ही आप ले सकते हैं। सेकंड पॉइंट है कि जो दूरी होती है वो एक अदिश राशि होती है, यानी कि ये होती है आपकी स्केलर यूनिट, और जो विस्थापन होता है वो आपकी कैसी राशि होती है, सदिश राशि होती है, यानी कि वेक्टर यूनिट होती है। विद्यार्थियों आप सभी जानते हैं कि जो सदिश राशियाँ होती हैं यानी कि जो स्केलर यूनिट्स होती हैं ये वे भौतिक राशियाँ होती हैं जिनको व्यक्त करने के लिए हमको उनके परिमाण की ही आवश्यकता होती है, उनकी दिशा की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे फॉर एग्जांपल दूरी, तो दूरी क्या है, एक अदिश राशि है। यहाँ पर हमको दूरी को व्यक्त करने के लिए, दूरी एक भौतिक राशि है, एक फिजिकल यूनिट है, तो दूरी यानी कि डिस्टेंस को व्यक्त करने के लिए हमको क्या करना होगा, दूरी के परिमाण यानी कि मैग्नीट्यूड की ही आवश्यकता पड़ेगी, उसकी डिस्टेंस की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन जो विस्थापन होता है वो एक वेक्टर यूनिट होता है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर यूनिट यानी कि सदिश राशि होती है। सदिश राशियाँ वे भौतिक राशियाँ होती हैं जिनको व्यक्त करने के लिए हमें उनके मैग्नीट्यूड के साथ साथ उनकी दिशा यानी कि डायरेक्शन की जरूरत होती है, यानी कि परिमाण के साथ साथ उन भौतिक राशियों को व्यक्त करने के लिए हमको उनकी दिशा की भी आवश्यकता पड़ती है। जैसे फॉर एग्जांपल विस्थापन, तो यहाँ पर जो दूरी है वो एक अदिश राशि है, स्केलर यूनिट है, और जो विस्थापन है वो एक सदिश राशि यानी कि वेक्टर यूनिट है। नेक्स्ट है कि किसी वस्तु के द्वारा तय किए गए मार्ग पर जो दूरी होती है वो निर्भर करती है, किसी वस्तु के द्वारा तय किए गए मार्ग पर जो दूरी होती है वो निर्भर करती है, लेकिन तय किए गए मार्ग पर जो विस्थापन होता है वह निर्भर नहीं करता है। तो थर्ड पॉइंट में क्या लिखा हुआ है कि किसी वस्तु के द्वारा तय किए गए मार्ग पर दूरी तो निर्भर करती है लेकिन विस्थापन निर्भर नहीं करता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि जो दूरी होती है विद्यार्थियों वो हमेशा पॉजिटिव यानी कि धनात्मक होती है, लेकिन जो विस्थापन यानी कि डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो आपका पॉजिटिव, नेगेटिव और शून्य यानी कि जीरो भी हो सकता है। यानी कि विस्थापन जो है वो धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य यानी कि जीरो भी हो सकता है। विद्यार्थियों शून्य किस स्थिति में होता है विस्थापन, शून्य किस स्थिति में होता है विस्थापन, विद्यार्थियों शून्य विस्थापन उस स्थिति में होता है वस्तु का जब वस्तु अपनी स्थिति में समय के साथ कोई भी परिवर्तन नहीं करती है। नेक्स्ट पॉइंट है कि जो दूरी का परिमाण होता है वो विस्थापन के परिमाण के या तो बराबर होता है या उससे अधिक होता है। विद्यार्थियों फिफ्थ जो पॉइंट है उसमें ये लिखा हुआ है कि जो दूरी का परिमाण होता है यानी कि डिस्टेंस का जो मैग्नीट्यूड होता है वो या तो डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड के बराबर होता है यानी कि विस्थापन के परिमाण के या तो बराबर होता है या फिर उससे क्या होता है अधिक, ऑलवेज हमेशा ऐसा ही होता है। लेकिन अगर बात करें विस्थापन की तो विस्थापन का जो परिमाण होता है वो दूरी के परिमाण के या तो बराबर होता है या दूरी के परिमाण से छोटा होता है। तो विस्थापन यानी कि डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड होता है वो डिस्टेंस के मैग्नीट्यूड के या तो बराबर होता है यानी कि दूरी के परिमाण के या तो बराबर होता है या फिर दूरी के परिमाण से विस्थापन का परिमाण छोटा होता है। लास्ट पॉइंट है कि जो दूरी होती है वो वस्तु के पथ की आकृति पर निर्भर करती है, यानी कि जो डिस्टेंस है वो वस्तु के पथ की आकृति पर निर्भर करती है, लेकिन जो विस्थापन होता है वो वस्तु के पथ की आकृति पर निर्भर नहीं करता है। तो विद्यार्थियों ये थे दूरी और विस्थापन में अंतर। तो मैं आशा करता हूँ विद्यार्थियों आज का ये वीडियो आपके समझ में आया होगा। अगर फिर भी आपका कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में अपने डाउट शेयर करें, मैं उनको सॉल्व करने में आपकी पूरी मदद करूँगा। तो फिर मिलते हैं विद्यार्थियों नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, पढ़ाई करते रहें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।